मॉर्निंग +2। आज हम करेंगे बेटा जो है वो कल हमने किया था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फेनिक एसिड। और फॉस्फेनिक एसिड को जो है हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। सिमिलरली आज हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट है आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा है आपके पास पायरो ही दोनों में वर्ड है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो कुछ हम लिंक करके कर लेंगे यार, कुछ एक बच गया तो बच जाएगा फिर। फॉस्फोरस एसिड है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा लिंक है आपके पास, दोनों इसमें भी आपस में कनेक्शन है कि जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है बेटा, उसमें क्या है, H4 और P2। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में जो है वो डबल फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा एक किस्म का, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन होगी 6। तो जिस तरह से फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन थी 4 H3PO4 में, तो और यहाँ पे फॉस्फोरस में थी एक ऑक्सीजन कम। यहाँ भी सेम चीज़ रहेगी, सिर्फ फॉर्मूले में क्या होगा, H4 सेम रहेगा, P2 सेम रहेगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कौन सी, O5 की, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरस एसिड का और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास वो है बेटा H3P2O6 में। पहले इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है, उसके बाद हम इसकी जो है पायरोफॉस्फोरस, इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हम डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। डाईफॉस्फोरिक एसिड मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस PO। जब हम फॉस्फोरिक एसिड को, दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, आपको पता है यहाँ पे OH था, यहाँ भी क्या था, OH था, है ना। तीनों फॉस्फोरिक एसिड में तीनों OH थे ना, और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थी। तो सॉरी, ये मैंने इधर बना दिया, ये यहाँ बनाया है ना। तो ये OH था, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, P डबल बॉन्ड OH AOH, है ना। यहाँ पे O, इधर P डबल बॉन्ड OH एंड OH। तो ये है फॉर्मूला ऑफ क्या बोला इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और इसको बेटा जो है वो डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा कौन है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब उसको हम, अब इसकी कौन सा बेसिक होगा ये, देखो इसमें, देखो अब इसमें 1 2 3 4 OH है, तो ये कितना होगा, टेट्रा बेसिक। क्या कितना बेसिक होगा ये, टेट्रा बेसिक होगा ये, टेट्रा बेसिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जो है कौन सा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आपको पता है फॉस्फोरस एसिड में क्या था, एक H था ना, एक H और 2 OH थे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं आपको बता के ही कर देती हूँ। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड में था एक OH, 2 OH है ना, H3PO3 ये हुआ। तो इसमें भी दो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे, तो बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये निकल गया, तो ये बन गया आपके पास P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O। तो इसमें भी डाईफॉस्फोरस एसिड है ये बेसिकली, पर इसमें भी क्या है सॉरी गलती जगह लग गया बॉन्ड, ये O है और यहाँ पे ये एक H और यहाँ पे OH थोड़ा सा है ना, कंजेस्टेड है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो ये कौन सा है, मतलब इसको डाईफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस एसिड, जब एक फॉस्फोरस एसिड जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है तो पायरो बनता है। तो दोनों में सेम चीज हुई है ना। तो इसमें जो है वो कितना है, ये डाई बेसिक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो दो ही OH है, तो डाई बेसिक है। वो कितना था, टेट्रा बेसिक। तो ये इनमें लिंक हो गया आपके पास, किसके बीच में लिंक हो गया, पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बचे हमारे पास कुछ ही, एक है आपके पास परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सी आ गया बेटा, परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक
फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड है पूरा का पूरा, तो क्या करना है, पूरा फॉस्फोरिक एसिड बनाना है। फॉस्फोरिक एसिड में 3 OH है ना, तो इसमें जो है वो ओ परऑक्सी है, तो इसमें OH के बीच में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो परऑक्सी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से इसको जो है आपने याद करना है, ठीक है। परऑक्सी, परऑक्सी बॉन्ड हमेशा OO बॉन्ड को परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमेशा OO बॉन्ड को परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पायरोफॉस्फोरिक परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड आ गया। और इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मूला होगा, H3 तो पूरा का पूरा रहा, PO4 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PO5। क्या हो जाएगा ये, PO5 है ना। तो ये हो गया आपके पास परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी तरह जो है परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, मतलब क्या कि जो डाइफॉस्फोरिक एसिड था हमारा क्या था, यहाँ पे OH, इधर को OH, इधर को OH है ना, इधर को OH, इधर भी OH है, और एक OH इधर था ना, उसमें OH। परऑक्सी जो डाइफॉस्फोरिक एसिड था उसमें, या पायरोफॉस्फोरिक एसिड था उसमें बीच में O था, यहाँ पे बीच में एक O के बजाय 2 O जाएंगे, तो वो हो जाएगा परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। और कितना बेसिक है ये भी टेट्रा बेसिक है। कितना है, टेट्रा बेसिक, ठीक है। अब हमारे पास है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें हाइपो में क्या याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक O है, ये एक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, बिल्कुल फॉस्फोरिक एसिड में की तरह। पर यहाँ पे दोनों में OH था, दोनों OH गायब हो जाएंगे, सीधा बॉन्ड लग जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है ये, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये सारे फॉस्फोरिक एसिड से बने हैं, फॉरिक एसिड सभी उसी से बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना। तो ये हमारे पास हो गए बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी आ गया। अब हमारे पास एक ही बचा है जिसका क्या है कि अगर फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, अगर फॉस्फोरिक एसिड को हम हीट करते हैं और वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कैसे लूज करेगा, P डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा। मैंने बोला हर फॉस्फोरिक ग्रुप में ऑक्सी फॉस्फोरिक में A तो होगा ही होगा। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, यहाँ पे OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बनी है ना। और ये आपके पास इस तरह, तो ये मोनोबेसिक है और इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है H3P। अब ऐसे होना था PO4 है ना, तो अब यहाँ पे कितना होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो PH आपके पास 2 होगा यहाँ पे, सॉरी H यहाँ पे सिंगल H होगा, HPO3। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे फॉस्फोरिक एसिड करवा दिए। कैसे उनका पता लगाना है कि वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है कि है ना, कि जो दूसरा है, तो उसमें आपको जो है वो इस तरह से करनी है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके पास सारे एसिड्स, और इसमें आपके पास जो है वो ओके बेटा, ये जो आपके पास आपका जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, अगर इसको हम 525 पे जो हीट करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है वो ये हमेशा जो है मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो ये इधर मेटाफॉस्फोरिक एसिड में रहता है या पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड में रहता है। तो जो साइक्लिक में है उसमें 3 फॉस्फोरस ग्रुप, एक ऐसे 2 और ऐसे 3, यहाँ इनके बीच में ऑक्सीजन आपको पता है ना। इधर आपके पास जो है ऑक्सीजन लगा देनी है, 2 फॉस्फोरस के बीच में ये ऑक्सीजन होगी, इधर को O है, O इधर को OH, इधर को O इधर को OH है ना, इसमें भी इधर को O इधर को OH। तो ये आपके पास ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगला आपके पास है ये या तो चेन में भी रहता है, तो क्या होगा, ऐसे करना आपने PP डबल बॉन्डेड, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर को, एक नीचे को, है ना। तो यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी P, तो यहाँ पे OH अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड ये लगा देना, और बीच में आपने क्या लगानी है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लगा दी, यहाँ ऊपर आपने जो है वो OH लगाया है, तो नीचे को आपका OH चला जाएगा, यहाँ OH है तो नीचे को आपका ऑक्सीजन चला जाएगा, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे OH। तो ये आपके पास कैसा है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड,
ठीक है, तो ये आपके पास जो था, हाँ चला जाए, मेरे को लगा कि वीडियो बंद हो गई है। तो ये आपके पास जो है वो सारे एसिड्स थे बेटा। अब आपको जो है वो कैसे याद रखना है, अगर मेटा एसिड होगा तो वो ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, पायरो एसिड होगा तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड जो है लॉस वन वाटर मॉलिक्यूल, मेटा में एक ही मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है, तब हम उसको जो है वो मेटा लगाते हैं। पायरो में दो अगर होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हैं तो उसको पायरो। हाइपो में जनरली यूज्ड फॉर द एसिड हैविंग लोअर ऑक्सीजन कंटेंट देन पेरेंट एसिड, उसमें हाइपो हम तब लगा देते हैं जब जो है वो क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन कम होती है पेरेंट मॉलिक्यूल से, तो उसको हम जो है वो हाइपो लगा देते हैं। हाइपो का मतलब ही लो होता है। तो अब क्वेश्चन आपको पेपर में कैसा आ सकता है, जैसे H3PO3 इज डाईप्रोटी, तो क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर्स बनाना है, और उसमें जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया स्ट्रक्चर्स बनाना है। जैसे फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, मैंने बोला फॉर्मूला है H3PO3, है ना, तो क्या करना है, इसमें जो है ये तो पक्का ही पक्का है, P डबल बॉन्ड OH सभी ऑक्सीफॉस्फोरिक एसिड में ये प्रेजेंट है ही है। उसके सिवाय जो बचा वो लिख दीजिए, एक इसमें H आ जाएगा, एक इसमें OH आ जाएगा, ये है। अब जितने OH डायरेक्टली अटैच्ड हैं विद फॉस्फोरस से उतने वो बेसिक होगा। तो कितनी हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं जो O के साथ अटैच हैं, तो ये डाई डाई बेसिक है या डाईप्रोटिक है। और इसमें रिएक्शन मैंने बोला था कि कैसे बताना है कि CH3 जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये क्या करता है, सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो कि 2H दिए इसने, तो ये बन गया क्या, मेटाफॉस्फोरिक, ये सॉरी अपना क्या बना, डाईप्रोटिक, क्या बना ये डाईप्रोटिक। सिमिलरली आपको जो है वो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स, तो आप बोलोगे कि जो PO3 है इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे पहले, क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक OH, अब क्या बचा, सॉरी क्या बचा, 3 हाइड्रोजन बची, तो एक हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो जरा पूरी हो गई, 2 ऑक्सीजन इसमें पूरी है, 3 हाइड्रोजन पूरी है, फॉर्मूला पूरा है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन हैं विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद योर सेंट्रल एटम, दिस हाइड्रोजन एटम्स जो है विच इम्पार्ट रिड्यूसिंग करेक्टर टू द एसिड, तो ये जो है रिड्यूसिंग करेक्टर जो है एसिड का करते हैं, OH का बेसिक करेक्टर को करता है, वो OH नहीं देता है ना, तो रिड्यूसिंग करेक्टर कौन होगा, जो H डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो इस तरह से आप इसको जो है करोगे। दूसरा आपके NCERT का क्वेश्चन है, P आपके पास फॉस्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है, आपको पता है फॉस्फिन गैस बनती है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनता है, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मूला NaH2PO2। तो ये आपको ये सारे जो इसमें दिए हुए एग्जांपल वो आपने जो है करने हैं, ठीक है। अब हो रहा है ऑल 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl आर नॉट इक्विवेलेंट, जस्टिफाई, हाँ इसमें बोलना बाइपैरामीटर ज्योमेट्री है, तो जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं बीइंग रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, तो उसकी जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो हैं वो बीइंग रिपेल्ड बाय द 2 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, तो एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो रिपेल मोर देन दैट ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेटोरियल, इसलिए इनकी लेंथ जो मैंने पहले भी बताया था कि उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या बोला कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो रिपेल बाय द 3 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, 3 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, वाइल जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं दे रिपेल बाय द 2 बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, तो इसलिए जो है इनके बीच में जो है वो जो एक्सियल है वो ज़्यादा है। पर रेसेंट स्टडी यू कैन ऐड इन योर आंसर कि रेसेंट स्टडी शोज दैट recently the X-ray study shows that all the bonds of trigonal bipyramidal geometry of PCl5 are equal, so you can say like this, okay। उसके बाद आपके पास है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फेनिक एसिड, तो आपको फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला आएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेटा सारे आपको जो है वो आने चाहिए। इसके बाद आपके पास बेटा यहाँ पे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ, एक तो देखो मैंने आपको बताया था P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको प्रेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फिन के भी आएगा और वैसे भी। अब PCl3 में जो वाटर डालते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनता है एंड HCl निकलता है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में अगर वाटर डालते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। कैल्शियम फॉस्फाइड में अगर वाटर डालते हैं तो फॉस्फिन गैस बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। POCl3 में वाटर डालते हैं तो
फॉस्फोरस एसिड एंड HCl बनता है। HCl2 में फॉस्फेन गैस डालते हैं। तो ये सारे रिएक्शन आपको ने किए हुए हैं। अगर नहीं भी किए होंगे तो आप इनको जो है वो आप जो है इनको कर सकते हैं और आपको जो है वो आ सकता है, ये पेपर में आते हैं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एन जो नाइट्रोजन फैमिली जो है वो उसका जो ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली जो है हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 16th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है नेक्स्ट आपका? 16th ग्रुप है। ग्रुप नंबर 16 हमारे पास है। 16th एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो उस से टे वो लव अब यहाँ पे जो है वो लव आपको नहीं दिया है, अदरवाइज हमारे पास लव जो है वो एक लास्ट एलिमेंट जो है वो भी जो है डिस्कवर कर लिया है। तो वो भी एलिमेंट आप लिख सकते हो जब भी लिखना है। तो इसमें जो है वो लिवरमोरियम जो है LV लव, उससे टेपो लव LV लिवरमोरियम इसका नाम है। तो यू कैन से इसको भी आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो एटॉमिक ये हो गया आपके पास। इसको आपने निमोनिक्स देना है तो उससे टेपो ऐसे भी कर सकते हो, या ऑक्सीजन से सल्फर का तगड़ा प्यार ये ऐसे भी कर सकते हो, पर उसमें फिर लव नहीं आएगा। या ऐसे बोल सकते हो ऑक्सीजन से सल्फर का तगड़ा प्यार लव, है ना, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कैल्कोजन। कैल्कोजेंस का मीनिंग है ओर फॉर्मिंग। और आपको पता है कि नहीं है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता है। और मतलब कि जब आपके पास कोई भी जो मेटल्स है दे आर नॉट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर नेटिव स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। तो दीज आर द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, आपने देखा होगा सल्फेट बहुत होते हैं, ऑक्साइड बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओर्स में प्रेजेंट हैं, है ना, सल्फाइड ओर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग बोलते हैं, क्योंकि मैनी मेटल्स ओर अकर एज ए ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स या सल्फेट्स एंड मैनी अदर सल्फाइड एटसेट्रा। इसलिए इनको जो है वो क्या बोलते हैं, ओर फॉर्मिंग बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें जो है जनरली आपके पास ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आपका सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम आपका जो है मेटालॉइड है, टेलोरियम आपका मेटालॉइड है। बट आपका जो पोलेनियम है इसमें मेटेलिक करेक्टर होता है, जो लिबरबोरियम है वो भी मेटेलिक होगा। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो मेटेलिक करेक्टर ऑलवेज रिमेंबर नीचे को क्या करता है, इंक्रीज करता है मेटेलिक करेक्टर। तो नीचे को जो है इंक्रीज कर रहा है इनका मेटेलिक करेक्टर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी है वो नीचे को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन थेरेपी पे जो है वो मेटेलिक करेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो नीचे को मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज करता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप कर सकते हो। बाकी हम इसमें जो डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं, जैसे आपके पास आपका जो सल्फर है वो जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडी जिसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड गैलिना PbS बोलते हैं, उसके फॉर्म में पाया जाता है ऑक्स। ठीक है, तो ये एज ए ओर बेरियम सल्फेट बेराइड जिसको बोलते हैं, इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O बोलते हैं, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये सारे इन द फॉर्म ऑफ दिस जो है सल्फर जो है। इसके सिवाय सल्फर जो है वो आपका क्रूड ऑयल में ऑर्गेनो सल्फर में भी पाया जाता है। ओके, तो ये आपके पास पोलेनियम जो है वो फाउंड इन ओनली ट्रेसिस, अर्थ क्रस्ट में ट्रेसिस में पाया जाता है। तो ये आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके सिवाय आपकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एनी एलिमेंट इज टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है ऑक्सीजन का, सल्फर का 18 है, वेरी सॉरी सल्फर का 8 प्लस कर दो, ऐसे बोलना था मैंने, 8 प्लस कर दो तो 16 हो गया। इसमें जो है वो आप 18 प्लस कर दो तो ये कितना आ गया आपके पास, 34 आ गया। अगले में फिर से आप 18 प्लस कर दीजिए तो वो आ गया आपके पास 54 आ गया। अगले में आप 32 प्लस कर दीजिए तो 32 प्लस कर दीजिए तो 84 आ जाएगा। अगले में भी 32 प्लस कर दीजिए तो 32 प्लस कर दीजिए तो 6 और 116 आ जाएगा। ठीक है, तो 116 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ वी राइट एज कंपेयर टू द
आपका जो लो आपकी जो क्या है ये नोबल गैसेज, तो ये हो जाएगा क्योंकि वैलेंशिया इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए ऑलवेज, तो 2s2 कई बार आ जाता कंप्लीट राइट ऑन द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। अब इसमें जो है नियोन में 10 होते हैं तो 3s2 3p4 आ जाएगा। अगले में आर्गन है आपके पास, आर्गन के पास जो है वो 18 होते हैं तो उसमें अब यहाँ पे 3d भी आ जाएगा, 3d 10 हो गया, 18 30 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 2 जो है 30 और 4s4 जो है वो कितना आ गया 34। उसके बाद आपके पास क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास जो है वो 18 में जो है वो 18 प्लस कर दिया तो 36 आ जाएगा, 36 हो गया तो इसमें जो है 4d 10 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए 3d और 4d आएगा जब 6 आएगा तब f आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5s2 5p4। अगले में आपके पास जो है आ जाएगा जीनोन, जीनोन में जो है वो आपके पास यहाँ पे 4f भी आ जाएगा 14, और उसके बाद आपके पास 5d10 6s2 एंड 6p4 करते जाइए आप। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो रेडॉन आ जाएगा हाँ जी रेडॉन Rn, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 86 है रेडॉन का, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 5f14 ठीक है, और 6d जो है आपका 10 आ जाएगा और 7s2 7p4। तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा अगर आप लुक दें तो क्या है, ये वाले ऊपर तो सिंपल है, 3d देखो जब 4s में आएगा तो उसमें 3d आ जाएगा, 5 में जाएगा तो उसमें 4d आ जाएगा, मतलब आपकी जो फर्स्ट 2 की एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नेक्स्ट 2 की एक जैसी है, अगले में f आ जाएगा तो एक में 4f आएगा, दूसरे में 5f आ जाएगा, तो एक एक इंक्रीज करते जाना है। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला है हमारे अब है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट जो है अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली का एटॉमिक जो साइज है इट इज लेस देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज जो है वो एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन लेस है, सल्फर का जो है वो फॉस्फोरस से छोटा है, सेलेनियम मतलब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अपने पीरियड में जो पिछला ग्रुप है उससे जो है वो कम होगा इसका एटॉमिक साइज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दैट इज मोर ऑन द ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड जिसकी वजह से साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो होपफुली ये तो मैं ये सपोज करके चलती हूँ कि आपको आता ही होगा, ठीक है। और इफ बी टॉकिंग अबाउट योर ग्रुप इन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या करते हैं नीचे को, अभी मैं जल्दी बोलूँगी, अगर आपको कोई भी अगर आपको जो है वो कोई एम्बिग्यूटी होगी तो आप इसके जो नाइट्रोजन में जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें एटॉमिक साइज वगैरह डिस्कस किए हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो ये हमें बड़ा कंफर्म होना चाहिए, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइज एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो आयोनाइजेशन थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली जो है वो ऑलवेज elements are less than those of nitrogen family. As we move down the group, ionization therapy to oxygen to polonium जो है वो जो है डिक्रीज करती है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो ऑक्सीजन फैमिली की जो है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि नाइट्रोजन में जो वैलेंशिया इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड है जिसमें थोड़ी सी डिप आ गई है आयोनाइजेशन थेरेपी में, कि जो ऑक्सीजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन थेरेपी है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन फैमिली जो है वो थोड़ी सी कम है, बट व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो क्या करती है, आयोनाइजेशन थेरेपी हमेशा डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन साइज। तो जब आपको है कि क्यों नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन थेरेपी है वो ज़्यादा है, तो इसमें आपने बोलना है 1s2 2s2 2p
2p जो है वो 3 है, तो 2p3 का मतलब क्या है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो उसका मतलब उसका साइज जो है वो एज कम्पेयर टू दिस जो है वो ज़्यादा छोटा है, और ऑक्सीजन का साइज जो है बड़ा है, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इसमें जो है वो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें जो है वो याद रखना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है एज ए रिजल्ट ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर, देखो ये आपके पास है, तो इसमें ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में, है ना। तो ऑक्सीजन आपस में क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में वॉन डर वाल फोर्सेज ऑपरेट होती हैं। क्या होती है, वॉन डर वाल फोर्सेज। तो जब भी हम ऑक्सीजन गैस को फिल करते हैं तो वॉन डर वाल फोर्सेज ऑपरेट होते हैं। वॉन डर वाल फोर्सेज जो है वो इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन द साइज के साथ जो वॉन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज करती हैं, तो इनका जो है वो एटॉमिक साइज जो है जब हम नीचे को जाते हैं तो इंक्रीज करता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है, तो ये आपने देना है। और उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फर्स्ट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फर्स्ट, आपको पता है फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है जब हम साइज इंक्रीज करता है, तो डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करती है, तो इसमें मैंने कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन अनएक्सपेक्टेडली हैज लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इस फैमिली की जो है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द, मतलब एडिशन टू ऐड द वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, आपको याद होगी डेफिनेशन। तो क्योंकि साइज मतलब ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे ऊपर लिखना का को ऊपर लिखा है हमने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की कम मतलब ये है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, और नीचे को जो है इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि साइज के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करती है। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है अ बिट स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर, तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है एंड इट हैज़ टू अकोमोडेट द 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स और डालेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन 1 या 2 डालेंगे, तो क्या होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन है विच आर क्लोजली प्रेजेंट इन अराउंड द ऑक्सीजन एटम और न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके क्लोजली है ना, तो ये जो जिस इलेक्ट्रॉन को हम डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो उनको क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। अगर सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का साइज जो है वो बड़ा है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, तो दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम, मतलब दे आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो है वो हिंड्रेंस जो है वो कम जो है वो करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है किसी न्यूक्लियस में, उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और जितना टफली हमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है उतना ही वो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। शायद बेटा स्लिप ऑफ टंग है, क्या बोला मैंने कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन, इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जिसमें टफली होगा उसकी क्यों होगा टफ में क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम में, जब वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें हमने ऐड करना है, साइज छोटा है, जो आपके जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कैसी है, क्वाइट हाई है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्शन करेगा। तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होनी है वो उसको ऐड करने में, जोर लगाने में जो है वो जबरदस्ती डालने में जो है उसमें यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बिट स्मॉलर हो जाएगी एज कम्पेयर टू सल्फर, जबकि होनी क्या चाहिए थी, इट शुड हैव बीन मोर देन दैट ऑफ सल्फर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज मोर अराउंड द सेंट्रल एटम ड्यू टू विच जो है वो इट प्रोवाइड द रिपल्शन टू द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, and so
या एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, तो ये रीजन देना है आपने। आगे आपके पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन आपको पता है टेंडेंसी टू फॉर्म एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद आइडेंटिकल एटम्स, या टेंडेंसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को हम जो है वो क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो ग्रेटर टेंडेंसी, सल्फर में सबसे ज्यादा जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है देन ऑक्सीजन, बिकॉज जो एस सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है इन सल्फर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं है। एस सल्फर में से जो सिंगल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से आप इसमें रीजन दे सकते हो। और इसमें आपके पास सल्फर आपको पता है सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो हो गया। दूसरी बात आपके पास जो है पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला आप बोल सकते हो HO3 सल्फर, और यहाँ पे नंबर ऑफ S मॉलिक्यूल्स और SO3H। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये बनता है। तो इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती है व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आ गया आपके पास एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट होता है कैसे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसमें जो है वो स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज। तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो स्मॉल साइज होता है तो उसमें जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है इफेक्टिव होती है। तो मतलब आप समझ लो कि छोटा ब्रिज पढ़ना जो है आसान होता है देन दैट ऑफ बड़ा लॉन्ग ब्रिज डालना है। मतलब इसको जो है वो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन उनको अपने आप को अट्रैक्ट करना है, इसको अपने इसको एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ऑक्सीजन जो को अट्रैक्ट करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगी। तो जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन और इफेक्टिव बॉन्डिंग होगी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन ड्यू टू स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट फॉर्म द ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है फिर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो है वॉन डेर वाल्स फोर्सेज, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, और दूसरी बात आपकी सल्फर की बात आई। ऑन अदर हैंड जो सल्फर जो है वो अदर मॉलिक्यूल विच आर हैविंग अ बिग साइज, देखो दे डू नॉट फॉर्म द पी पाई मतलब पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर दिए, पी पाई जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है दैट इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स लाइक योर सल्फर। तो इसलिए सल्फर प्रेफर टू फॉर्म सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर एंड इस तरह से जो है वो द 8 एटम ऑफ सल्फर जो है वो आपस में लिंक करती हैं और बना देती हैं सल्फर 8। क्या बना देती हैं? सल्फर 8। मतलब एलिमेंटल स्टेट ऑफ सल्फर इज सल्फर 8। सिमिलरली सेलेनियम इज सेलेनियम 8। और जो आपका जो सल्फर है ये और सेलेनियम 8 है ये पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाता है। और पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से होता है जैसे क्राउन समझ लीजिए। ठीक है, जैसे एक सल्फर ऐसे बनाना है, ये सल्फर हो गया, फिर दूसरा सल्फर, फिर तीसरा सल्फर, फिर ये चौथा सल्फर है ना, और ये फिर ऐसे करके ऐसे देख लो जरा पूरे 8 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो इसको बोलते हैं पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होगा। अब है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ दिस ग्रुप। तो एलोट्रॉपिक मैंने उस दिन समझाया था आपको कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। सेम ही एलिमेंट के जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें जिनका जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन के, तो सबको पता है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 है। कौन कौन से? एक O2 एंड एक O3। सल्फर है सो मेनी एलोट्रॉप्स। सल्फर के जो एलोट्रॉप्स हैं वो बहुत सारे हैं। एक है आपके पास येलो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ सल्फर्स आर नॉन मेटेलिक। ये सभी के सभी नॉन मेटेलिक हैं। सेलेनियम के जो है 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं विच आर 3 आर रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स containing S is 8 rings and thermodynamically stable है।
और ग्रे हेक्सागोनल मेटेलिक सेलेनियम विच कंसिस्ट ऑफ, इसको जो है वो आप सिंपली जो एक बार रीड कर लेना है। उस टेलोरियम का जो है ओनली क्रिस्टलाइन फॉर्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रे सेलेनियम। और पोलेनियम जो है वो इसके जो है दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक है अल्फा फॉर्म और दूसरी है बीटा और दोनों ही मेटेलिक हैं क्योंकि ये हैवी मेटल है। ओके, तो उसके बाद आपके पास बेटा ये आया ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अदर प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। यू नीड टू नो इट वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने की, तो दो इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जो ऑक्सीजन मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 नेगेटिव है। कैसी है? 2 नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेप्शंस इसमें है ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव कॉमनली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 और इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 और ये बन जाएगी 2 नेगेटिव, है ना। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी, ऑक्सीजन की क्या है? 2 नेगेटिव। क्यों? टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके सिवाय एक्सेप्ट दिस, ऑक्सीजन जो है वो अगर फ्लोरीन के साथ जो है वो बनाएगी 2 बट होगी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है डिपेंड करती है कि जो साथ वाला एलिमेंट है उसकी क्या इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है। तो आपको पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही +2 ऑक्सीजन स्टेट है और किसी और अदर मेटल के साथ नहीं है। इसके सिवाय ऑक्सीजन की जो है वो O2F2 में +1 आ जाएगी। ठीक है, और इसके सिवाय आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब ऑक्सीजन परऑक्साइड बनाती है तो उसकी जो है 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और O2 में एंड ओजोन में आपको पता है ये एलिमेंटली फॉर्म में, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, ओजोन में भी ये एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होगी, तो ये हमें पता है। उसके बाद हमारे पास जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंने तुम्हें बताया, ऑक्सीजन की सिर्फ जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ करता है OF2 एंड O2F2। बाकी अदर एलिमेंट्स अनलाइक ऑक्सीजन, जो अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप है दे ऑल शोज पॉजिटिव +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द d ऑर्बिटल, जो हमने पिछले उसमें भी करा है। तो एक मैं समझा देती हूँ, जैसे ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन जो एटम है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑक्सीजन की? तो इसकी ये 2s2 एंड 2p4 है। तो इसकी अगर हम बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें आपके पास जो है वो 2 और ये 4 हो गए पूरे। अब इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो क्योंकि इसके पास नो d ऑर्बिटल है, जैसे पीछे भी समझाया, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। कौन? ऑक्सीजन। इसलिए इसके पास जो है वो नो d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो इसकी वजह से कौन सी 2d ऑर्बिटल, क्योंकि प्रमोशन हमेशा सेम शेल में होती है, डिफरेंट शेल में नहीं हो पाती है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन के लिए आ गया कि ऑक्सीजन सिर्फ +2 +1 ये बनाती है फ्लोरीन के साथ। ऑल अदर मेटल, क्योंकि ये भी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये +2 बनाता है, बाकी ऑल अदर एलिमेंट के साथ ये -2 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। तो इसमें जो है वो +2 -2 या +2 सेम चीज़ आ जाएगी। फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो +2 और अगर और अदर के साथ बनाएगा तो -2। तो ये वाला इसका जो है वो +2 और -2 वाला हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन के साथ और अदर एलिमेंट के साथ। +2 फ्लोरीन के साथ और बाकी आपके अदर एलिमेंट के साथ। इसके सिवाय बाकी एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे सल्फर, मैंने ऐसे सीधा सल्फर लिखा और उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो सल्फर में क्या आ जाएगा? 3s आ जाएगा। ये बेटा इकट्ठा ही हो गया मेरा, इसको अलग करते हैं। ये आ गया आपके पास 2s और ये आ गया आपके पास 2p। सल्फर में जो है वो 3s आ जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद आपके पास आ गया 3p। बट सल्फर के पास जो है 5d ऑर्बिटल जो हैं वो खाली भी हैं। तो
1 2 3 4 5 5d ऑर्बिटल इसके पास 3d भी खाली है, प्रेजेंट है उसमें। तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग में दूसरे से पहले बना देती हूँ, फिर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट ये भी बना देते हैं, 1 2 3 5, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। उसके बाद जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 ये बना दी। अब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती हूँ मैं कैसे। देखो सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपने किया हुआ। देखो ग्राउंड स्टेट में कितने, 1 एंड 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम सल्फर की बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर देना, तो 3s जो है वैसे ही रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे इसके पास +3 ऑक्सीडेशन, +4, 4 हुए ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बना सकता है। उसके बाद आपके सल्फर के इसको भी एक्साइट कर दिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो सल्फर के मैक्सिमम सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी 3 तो खाली है, तो ये क्यों नहीं जो है वो 9 बना सकता है, 7 बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 में जो है वो 3 सब शेल में, वैलेंस शेल में अब कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचे जिनको हम प्रमोट कर सके। तो प्रमोशन जो है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की होगी, क्योंकि आपको ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो सल्फर एंड ऑल अदर एलिमेंट्स है वो +2 +4 एंड +6 जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हम करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, और ट्रेंड इन केमिकल एक्टिविटीज, किसकी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपाउंड कैसे हैं, ये सब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।